तरक्की के जो हमारी पिछली सरकार रही थी वो हमारे काम रहे थे उनको इन्होंने बंद किया। हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आएगी तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई भी योजना होगी मैं उसे बंद नहीं करूंगा। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? मतलब किसी भी हर योजना। श्रीपाल जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस की नींव हम कांग्रेस पार्टी ने लगाई हो हम उसको क्यों बंद करेंगे? हम तो पिछले 5 साल से इनसे कह रहे हैं कि रिफाइनरी को आप चालू करवाइए। एक बड़ा आश्वासन है, खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने कहा है कि वो कोई योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सवाल तो आया है कि रिफाइनरी को लेकर राजनीति हो रही 10 साल से। मैं एक एक बिंदु जो जनता की तरफ से उठे, मेरे मित्र सत्येंद्र जी की तरफ से उठे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जब शिक्षा का विषय आया तो कांग्रेस शासन के दौरान सरकारी स्कूलें बंद होने लग गई थी, उनका क्रमोन्नत नहीं हो रहा था और निजी शिक्षण संस्थाओं का बढ़ावा होने लगा। आज राजस्थान बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो मेरिट के अंदर सरकारी स्कूलों के, लेकिन स्कूलें तो आपने बंद किए सरकार में आने के बाद समानीकरण के नाम, समानीकरण करके, ताकि उसका एक अच्छा प्रबंध हो सके और सारे शिक्षक हो सके। आज क्रमोन्नत के अंदर हर पंचायत के अंदर 12 तक की स्कूलें बनने लग गई। गांव की बच्चियां जो 8वीं के बाद में दूसरे गांव नहीं जा सकती थी, आज वो उसी गांव के अंदर पढ़ने लग गई। राष्ट्रीय योजना से लेके, बेटी बचाओ से लेके, जो इतने सालों तक कॉलेजेस के अंदर शिक्षक नहीं होते थे, शायद न भूतो न भविष्य, जितने लेक्चरर्स के सिलेक्शन हुए वो इस बार हुए। आज विवेकानंद आपको लगता है ये वोट में कन्वर्ट होगा? वोट में कन्वर्ट? हाँ, निश्चित रूप से होगा। आज जिस परिवार की बच्ची स्कूल जाती है और उसको जब एक साइकिल मिलती है, मेरिट आने के ऊपर स्कूटी मिलती है, उसको एक प्रोत्साहन होता है। मैं रिफाइनरी के विषय के ऊपर आना चाहता हूँ। जब इस साल के प्रारंभ के अंदर जब रिफाइनरी का शुभारंभ हुआ था, यह हमारी नीति थी। जो एमओयू हुआ था वो कंपनी के नाम से 56,000 करोड़ का हुआ और उसका जब हमने एनालिसिस किया उसको 16,000 करोड़ में किया। यह 40,000 करोड़ का भार राजस्थान की जनता के ऊपर पड़ने वाला था। तथ्यात्मक यदि अगर लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपने उसको डिले किया। सर मेरी बात सुनिए, 400 करोड़ रुपए की आज वो बाउंड्री बन चुकी। एक आज अगर कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो अपनी जमीन का उसके पास पट्टा होना चाहिए। जब अशोक गहलोत ने केवल महज मनमोहन सिंह को वगैरह को लाके बताया रिफाइनरी ले रहे हैं, पूरा छल था। आज कांग्रेस को खुली, ये बिल्कुल, ये एमओयू को लेकर के राजनीति लगातार होती रही है, रिफाइनरी को लेकर के। आप बताइए, ये जो राजनीति हो रही है डेवलपमेंट की इश्यूज, उसमें कहीं आपका भी कोई है, आपके पास में कोई घोषणा पत्र कुछ बनाया हो लोगों को लुभाने के लिए? सर अगर विकास की बात करें तो आंकड़ों का जंजाल है केवल इन दोनों पार्टियों का। आप देखिएगा रिफाइनरी जो 2013 में मुहूर्त हुआ वो अभी तक तैयार नहीं है। यानी कि जो बच्चा अगर आपका 1 साल में कमाना चाहिए वो आपका 10 साल में कमाएगा। अगर विकास की बात करें तो एक बार मेरे साथ शहर घूमिए आप। अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है और वो टैक्सी में जा रही है तो मेरी गारंटी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगी वो। ऐसी स्थिति है। आप चलिए मेरे साथ, आप मेरे साथ। ये रिफाइनरी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर पूरे उसमें इलाके में, और रिफाइनरी की वजह से निश्चित रूप से बड़े उद्योग यहाँ पर आने की संभावना थी। आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो पाएगा? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लगता। 2004 में मणिशंकर जी अय्यर ने यहाँ पर घोषणा की थी कि ये रिफाइनरी लगेगी, और अशोक गहलोत की सरकार ने जब आखिरी वर्ष बचा था तब इसके प्रयास शुरू किए। इसी तरीके से वसुंधरा सरकार ने भी जब आखिरी वर्ष बचा है, चुनाव आते थे, तब प्रयास शुरू किए। ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और इससे रोजगार के साधन घट रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न उठा था तो गाँव में स्कूलें क्रमोन्नत कर दी गई, मगर वहाँ अक्षयदान पेटी लगा के गरीब बच्चों से दान लिया जा रहा है। जहाँ विश्वविद्यालय है, यहाँ पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों को पेंशन नहीं दी जा रही है, छात्रों से फीस के साथ फीस अतिरिक्त पैसा वसूल। आपके लिहाज से यह सब चुनाव में प्रभावित करेंगे मुद्दे? हाँ, चुनाव में प्रभावित करेंगे, लेकिन ज्यादातर मुद्दे गौण हो गए हैं और जातिवाद ही मुद्दा हावी है। बिल्कुल, जातिवाद की ये बात कर रहे हैं। अगर इस पूरे इलाके के जातीय समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस के लिए जातीय समीकरणों के लिहाज से यहाँ पर बहुत ज्यादा मुफीद स्थितियां हैं, खासतौर पर जैसलमेर में, जहां पर SC, ST और माइनॉरिटी, जिसमें पिछली बार बीजेपी ने बड़ा डेंट दिया था, अगर तीनों वोट बैंक को जोड़ा जाए जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक माना जाता है तो 50% से ऊपर वो वोट बैंक जाता है। और शायद यही वजह है कि जैसलमेर की जो जनरल सीट है वहां पर उन्होंने एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपाराम को मैदान में उतारा है। इसी तरह से पोखरण जो परमाणु परीक्षणों के लिए पहचाना जाता है, इंदिरा गांधी ने यहाँ पर परमाणु परीक्षण किए थे। इसी तरह से वाजपेयी के वक्त में यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुए थे। वहां पर एक अलग तरह का परीक्षण राजनीतिक तौर पर हो रहा है।
वहां पर गाजी फकीर जो पीर पगारों के प्रतिनिधि हैं, पाकिस्तान सिंध से जो एक फतवा आता रहा है लगातार, वो यहाँ के राजनीति को प्रभावित करता रहा है। उन्हीं गाजी फकीर के जो पीर पगारों के प्रतिनिधि हैं, उनके पुत्र यहाँ पर साले मोहम्मद पोखरण से चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे चुनाव को एक अलग तरह के ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने के मकसद से बीजेपी ने प्रतापपुरी जो वहां के महंत है तारा मठ के, उनको मैदान में उतारा है। यानी कांग्रेस जहां जाति की राजनीति के सहारे अपनी वेतनी पार करना चाह रही है, वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को एक ध्रुवीकरण के जरिए ले जाना चाहती है। आप यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हैं, मैंने देखा कि आप यहाँ पर संघर्ष करते हुए पहुंचे हैं। आप बताइए क्या मुद्दा है? सर मुद्दा तो ये है कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि अशोक गहलोत साहब जोधपुर के सरदारपुर सीट से नहीं आए, तो इन्होंने वंशवाद किया अतुल भंसारी को टिकट दे के, और वो भी कौन सा 2 एमएलए यहाँ से शहर से थे। तो आप तो मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है कि विकलांगों के लिए इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने विकलांगों के लिए क्या किया। मैं खुद एक शारीरिक हैंडीकैप हूँ, इन्होंने जो विकलांग पेंशन मिलती थी वो भी वसुंधरा जी सब सरकार में आए तो उन्होंने एक बार बंद, उन्होंने नाम तो बदल दिया, आपका निसर्जन कर दिया। नाम रखा मगर पेंशन बंद कर दी। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं 1500 रुपए पेंशन दूंगी, वो पेंशन को भी उन्होंने बंद कर दिया। आप बताइए। आम आदमी पार्टी से हूँ मैं, और आम आदमी पार्टी का अगर आप घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो इन्हीं के सवाल का जवाब देते हुए मैं बोलना चाहूंगी कि 2500 रुपए प्रति माह निःशक्त जनों को देने का हमारा एजेंडा है। बिल्कुल, ये अपना एजेंडा लेकर के यहाँ पर पहुंची हैं। आप बताइए साहब क्या मुद्दा है? मुद्दाविहीन होती हुई राजनीति में मुद्दों की बात बहुत जरूरी है। हम साहित्य सृजन की तरफ बात कर रहे हैं और साहित्य को ढूंढ रहे हैं जब विकास की जरूरत है। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मूलभूत समस्या है। पानी ये सरकार दे नहीं पा रही, पानी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। डेली वाटर नहीं आ रहा है हमारा। और दूसरा मुद्दा है बिजली का, बिजली बराबर नहीं आ रही है। किसानों को बिजली देने की बात करी थी, किसानों को बिजली नहीं आ रही है। पूरा मुद्दाविहीन और भटक गई है। जब भी इनसे कोई भी बात करते तो कांग्रेस सरकार के पुराने दोष गिनाते हैं, परंतु अपनी उपलब्धियां नहीं बताते हैं। इनकी जो अनुपलब्धियां और जो नाकामियां वो हमारा लिए मुद्दा है। हम मुद्दे तो उसके आधार पर वोट करेंगे। आप बताइए क्या मुद्दा है यहाँ पर? मजदूरों का मुद्दा, श्रमिकों का मुद्दा, मेरा श्रमिकों का मुद्दा है। और मैं सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में 25 लाख खान मजदूर हैं और उसके परिवार को जोड़ के 75 लाख खान मजदूर होते हैं। अब की बार हम उसी सरकार को लाएंगे जो खान मजदूरों के हित में काम करेगी। जो लाएगा खान मजदूरों का कल्याण वोट, उसी को जाएगा 25 लाख मजदूरों का वोट। वरना हम पसीने आएंगे और हम कांग्रेस ने जो आश्वासन दिया उसके साथ रह के सरकार बनाएंगे। मुद्दा मजदूरों का मुद्दा है आपके लिए। कांग्रेस ने वादा किया है कि हम खान मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे और 25 लाख खान मजदूर कांग्रेस के साथ है। ये पूरा इलाका, अगर खनन की बात करें तो खनन वाला इलाका है ये। इस इलाके में बाड़मेर में रिफाइनरी की बात हो रही है। यहाँ पर तेल उत्पादक क्षेत्र है, केयर्न एनर्जी यहाँ पर वेदांता के साथ मिलकर के काम कर रही है। पूरे इलाके में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं है। ये भी अगर बाड़मेर की बात करें तो वहां पर इस पर राजनीति हो रही है। अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही में जनजाति बहुल इलाका है। डेवलपमेंट को लेकर के वहां पर कई योजनाएं बनी, लेकिन उस तरह से वो आकार नहीं ले पाई। आप बताइए सर क्या मुद्दा है आपके लिहाज से जिसके ऊपर वोट पड़ सकता है? सबसे पहले नेताओं की जगह वोटर्स को एजुकेटेड होना चाहिए। हम आज हिंदुस्तान के 14वें सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में, राजस्थान के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में बैठे हुए हैं। प्रदूषण की कोई बात भी नहीं करना चाहता। एक भाई ने कहा खान मजदूरों का मुद्दा होना चाहिए। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड खान इंडस्ट्रीज है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में आप सांस ले रहे हैं। एक प्रदूषण का भी मुद्दा बहुत बड़ा होना चाहिए जो कोई नहीं उठाता। जी बिल्कुल, प्रदूषण एक मुद्दा होना चाहिए। ये वो इलाका है जहां पर सिलिकोसिस की बीमारी घर घर में फैल चुकी है, खनन इलाकों में खास तौर पर। वो अपने आप में एक मुद्दा है और इसीलिए शायद मजदूरों के हितों की, मजदूरों की स्वास्थ्य की बात हो रही है। हम हैं सूर्य नगरी जोधपुर में और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश बड़ी चौपट। बात हो रही है मारवाड़ के 33 सीटों के समीकरणों की, उन मुद्दों की। हालांकि जोधपुर में है इसलिए ज्यादा केंद्रित जोधपुर पर है, लेकिन यहाँ पर रिफाइनरी अपने आप में मुद्दा है, पानी का एक मुद्दा है। जालोर में नर्मदा के पानी की बात उठ रही है, नर्मदा की वजह से जो बाढ़ रही है, नर्मदा की वजह से जो बाढ़ के हालात होते हैं उनकी बात उठ रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें जोधपुर में, तो जोधपुर में जो पानी का स्तर बढ़ा है उसको लेकर अपने आप में दिक्कतें हैं। साथ ही अगर जोधपुर के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पानी का नीचे गिरता हुआ स्तर भी अपने आप में एक चिंता की बात है। आप बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है एजुकेशन सिस्टम।
ठीक है, आप कहते हैं हम एजुकेशन सुविधाएं बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एजुकेशन कैसे मिलनी चाहिए बच्चों को? अगर आप एजुकेटेड होंगे, समझदार होंगे, तो आप अच्छे नेता चुनेंगे, ठीक है। पर आप आज की पब्लिक को आप एजुकेट करना ही नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि हम सुविधा दे देंगे, हम ये कर लेंगे, हमने आपको टीचर्स दे दिए, पर हम बच्चों आप बात करें क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एक अपना आप में मुद्दा, आप बताएं। सर यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है जोधपुर में, लेकिन टूरिज्म के अभाव में यहाँ टूरिज्म आता है तो किला रोड पूरी जाम होती है। किला रोड सड़कें चौड़ी नहीं है, पर्यटकों के लिहाज से यातायात व्यवस्था नहीं है, यातायात व्यवस्था नहीं है। पूरा क्लॉक टावर में जब टूरिस्ट जाता है तो उसको वहाँ पूरी गंदगी मिलती है, वहाँ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं। सफाई एक अपना आप में मुद्दा है। शेर सिंह जी, आपने तो साफे को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाया, देश दुनिया में पहुंचाया, टूरिस्ट क्या फील करते हैं यहाँ आने के बाद? टूरिस्ट जोधपुर में आते हैं, बड़ी उम्मीद लेके आते हैं, तो यहाँ का संस्कृति, यहाँ का कल्चर उनसे रूबरू होना आते हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है, मैं पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, एक परिपाटी बनी हुई है। जो जिस सरकार के प्रतिनिधि होते हैं उनमें हकीकत में इच्छा शक्ति का भाव नहीं है काम करने का। अब जैसे अभी वर्तमान की बात करता हूँ, अभी चाहे कोई बीजेपी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, मैं किसी पार्टी के सदस्य नहीं हूँ। अभी इस देश में राजनीति की जगह समाज नीति की जरूरत है। अभी जो दौर चल रहा है जातिवाद और वंशवाद का, ये पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल, वंशवाद एक मुद्दा है यहाँ पर। पैराशूटर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात भी आती है, आप बताइए। शिक्षा का आप बताएं। जोधपुर कोई समय में शिक्षा की नगरी था। मुझे याद है कि यहाँ से जितने सीए के स्टूडेंट निकलते थे, शायद और कई जगह से नहीं निकलते थे। उसके कई कारण है। जब कांग्रेस सरकार थी तो जो इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया स्कूलें थी, जो एडेड थी, 90% से जानते हैं प्रोफेसर साहब कि उस स्कूलों से 2-3 स्कूलों से जोधपुर के अंदर सीए निकलते थे, जो आज वर्ल्ड के कोने कोने में। कांग्रेस सरकार ने उनका अनुदान बंद कर दिया पूरे राजस्थान का। उसके बाद क्या हुआ, वो स्कूलें खत्म हो गई, कई स्कूलें बंद कर दी गई, और वहां के जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड 100% बोर्ड उनको सरकारी नौकरी मिल गई, वो तो बड़ा खुश है। लेकिन ये सीए और बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा कर्मचारी यहाँ से मिले, खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में। आप बताइए इसमें भ्रष्टाचारी जो सुनो आप पहले मेरी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो अभी जातिवाद का वैमनस्य फैला रही है कांग्रेस जगह जगह, जो 70 सालों में, उसको रोकना बड़ा मुद्दा है। ये जातिवाद की बात हो रही है, आप बताइए। सुनो आप पहले। सर, राजस्थान में बार बार सरकारें बदलती रही है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, मुद्दे हमेशा मुद्दे ही बने रहे और उन पे कोई काम किया गया नहीं है। इन लोगों के पास इम्प्लीमेंट है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। मुख्य मुद्दे बिजली, सड़क, पानी की जो बात करते हैं, बिजली, राजस्थान बिजली उत्पादक प्रदेश होते हुए भी हम अदर राज्यों को जो है बिजली सप्लाई करते हैं, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने कंपनियों के माध्यम से जनता को लूटा है। बिजली के भाव आसमान पे तो चले गए, उन पे कोई उनका योजना भी नहीं है। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन मेन दो मुद्दे जो बेस हैं। जनता को हेल्थ और एजुकेशन सही तरीके से मिल जाए तो और अनुदान या किसी भी योजनाओं की जरूरत नहीं है, सारी अगर ढंग से प्रोवाइड करवा दे। बिल्कुल, यहाँ पर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा, और ये सवाल खड़ा होता है कि फिर बिजली महंगी क्यों है? आप बताइए, जो नौजवान है उनके लिए क्या मुद्दा है? आप बताएं। सबसे ज्यादा मुद्दा है शिक्षा का, चिकित्सा का, और जो लाइट का बिल है, और सब्सिडी जो। बिल्कुल, ये बिजली, महंगी बिजली भी एक मुद्दा है इनके लिए। सर, मेरा ये कहना है कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, जो ये घोषणा पत्र जो जारी करते हैं, इसकी लीगल ऑथेंटिसिटी क्या है? क्योंकि मैं जनता हूँ, जो घोषणा पत्र जारी करते हैं ये लोग, उसमें बहुत चीजें लगते हैं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी पार्टी है जो घोषणा पत्र जारी करती है, आइदर दे शुड फाइल एन एफिडेविट इन द कोर्ट उसको लेके, ताकि अगर आपको लगता है रस्म अदायगी है सिर्फ घोषणा पत्र? बिल्कुल 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 सर, मेरे को ये लगता है कि ताकि क्या है कि अगर वो घोषणा पत्र में जो ऐलान करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ये मुद्दे उठाएंगे, हम ये सारे काम करेंगे, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो मेरे पास में कोई चारा नहीं है कि मैं इसको कैसे प्रोसिक्यूट करूं, क्योंकि फर्जरी का केस फाइल होता है, आप जनता को बेवकूफ बना के वोट लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। जी बिल्कुल, आप बताइए। सर, निगम में भाजपा, जोधपुर की 9 सीटों में भाजपा, सरकार भाजपा की और केंद्र में सरकार भाजपा की। कुछ हो नहीं रहा। जोधपुर का स्मार्ट सिटी के नाम पे ठगा गया, रोजगार है नहीं, और ये किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? हमारे क्षेत्र के कैंडिडेट एक वीर अमर शहीद प्रभु सिंह जी के परिवार से वादा करता है कि मैं उनकी आर्थिक सहायता करूंगा,
और उनकी बहनों की शादी की जिम्मेदारी लेते हैं और उस दिन वहां वो पहुंचते भी नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और खास तौर पर घोषणा पत्र को लेकर के जो सवाल आया है ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक दल हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि वचन पत्र की बात कही जाती है और 15 साल से यहां पर एक ट्रेंड भी शुरू हुआ है कि जो ही सरकार आती है घोषणा पत्र को चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र में, आप जब भी आते हैं, सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं, बड़े वादे करते हैं, लीगल उसका कोई आधार नहीं है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो उनके पास में कोई कुछ भी नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सके कानूनी तौर पर। देखिए, जब पिछली बार गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो हमने जैसा कि आप बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी को घोषणा पत्र हमारा दे दिया था। सरकार ने उस घोषणा पत्र के हिसाब से पूरा जितनी घोषणाएं थी उनके अनुरूप पूरी काम करने की शुरुआत करी और उन पूरी घोषणाओं को पूरा करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है जिसने पिछली बार जो घोषणाएं करी थी, मैं समझता हूं इस बार तक उनमें से पूरा करने की बात करी जाए तो न के बराबर काम हुआ है। आप अपनी बात करें, वो ये चाहते हैं कि क्या आप एक एफिडेविट पब्लिक को दे सकते हैं